एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं कि आवेश क्या है, आवेश के प्रकार, आवेश की संकल्पना तथा फ्रैंकलिन का प्रयोग। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश कैसे आ जाता है, आवेश का संरक्षण क्या है तथा क्वांटीकरण क्या है। पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद आप इसको बेहतर समझ पाएंगे और उस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आवेश किसी पदार्थ पर कैसे आ जाता है। तो किसी पदार्थ पर आवेश दो प्रकार से आ सकता है। नंबर एक की बात करें तो पदार्थ को रगड़ कर, और दूसरा प्रेरण द्वारा यानी इंडक्शन मेथड। अब रगड़ कर कैसे, थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे कांच को रेशम से रगड़े तो देखते हैं कि कांच पर धनावेश आ जाता है तथा रेशम पर ऋणावेश आ जाता है ना। उसी प्रकार आपने उसका छड़ लीजिए, उसको बिल्ली खाल से रगड़ेंगे तो देखेंगे कि आपने उसके छड़ पर धनावेश आता है तथा बिल्ली खाल पर ऋणावेश आता है। ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। कोई भी पदार्थ हो, उसके मध्य में उसके परमाणु के मध्य में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं। विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, उनको थोड़ा सा भी ऊर्जा अगर मिल जाए तो वो अपनी कक्षा को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ पर यही होता है, जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं, तो कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम में चले जाते हैं, जिससे कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। देखिए, रगड़ने से पहले कांच उदासीन अवस्था में था, मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में थे, जिससे कोई चार्ज नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक हो जाते हैं, जिससे कांच पर धनावेश आ जाता है। रेशम पर इलेक्ट्रॉन के आ जाने से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है प्रोटॉनों की तुलना में, जिससे रेशम पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसको उदाहरण के तौर पर हम समझें, जैसे सोडियम लीजिए। सोडियम में अगर 11 इलेक्ट्रॉन, चूँकि परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, मैग्नीशियम मान लीजिए कि सोडियम को हमने मैग्नीशियम से रगड़ा और मैग्नीशियम में आ जाए तो क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, तो 12 प्रोटॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अभी आप देखिए, पहले थे 11 इलेक्ट्रॉन, अभी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। 11 प्रोटॉनों की तुलना में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, एक प्रोटॉन ज़्यादा है, जिसके कारण इस सोडियम परमाणु पर धनावेश आएगा। तथा मैग्नीशियम पर देखिए तो इलेक्ट्रॉन पहले 12 थे, अब 13 हुए। प्रोटॉन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के होने के नाते इस मैग्नीशियम पर नेगेटिव चार्ज आता है। यही कारण है कांच पर धनावेश आने का और रेशम पर ऋणावेश आने का। यही कारण आप और भी पदार्थों को जब रगड़ेंगे तो सेम यही कारण देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कोई कार वगैरह है, कार जब हवा में चलती है, मतलब रास्ते पर चल रही होती है, तो ऐसे में कांच की कार के दरवाजे या उसकी जो पोर्शन कार है वो हवा से रगड़ खाता है, और जिसकी वजह से कार की जो दीवारें हैं, मतलब दरवाजे या बाहर के क्षेत्र पर हल्के तिनके या धूल वगैरह जम जाते हैं या चिपक जाते हैं। कारण है रगड़ के कारण उस पर आवेश आ जाता है एक तरह से, और हल्के तिनकों को अपनी तरफ चिपका लेता है। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं प्रेरण द्वारा कैसे। प्रेरण की कंडीशन में मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा कोई पदार्थ है और इस पर कोई चार्ज है। सपोज करो ये कोई पदार्थ है, इस पर चार्ज है नेगेटिव। कोई अन्य पदार्थ है, उस पर कोई आवेश नहीं है। मान लीजिए ये खुद एक पदार्थ, यहाँ पर इस पर कोई आवेश नहीं है। आवेश नहीं होने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मात्रा बराबर है। जब इस आवेशित वस्तु को ऋणावेशित है इसके नज़दीक लाते हैं तो इस पदार्थ में
पदार्थ का ये वाला हिस्सा जो इसके नज़दीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण दूर खिसक जाते हैं, इस वाले किनारे पर चले आते हैं, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और इसके चलतन यहाँ पर ऋणावेश आ जाता है, मतलब इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ से प्रोटॉन नहीं गए हैं। प्रोटॉन नहीं गए क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है तो वो भारी होते हैं इलेक्ट्रॉनों की तुलना में, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अभी देखिए तो ये पदार्थ जो है वो पोलराइज्ड हो गया है। पोलराइज्ड का मतलब है ध्रुवित हो गया है, ध्रुवित हो गया है, ठीक है। अब इस पदार्थ के नज़दीक या इस पदार्थ के संपर्क में कोई एक और पदार्थ लाइए, कोई दूसरी वस्तु लाइए। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाली वस्तु है ए और ये वाली वस्तु मान लिया जाए बी। क्लियर? बी वस्तु को जब इसमें लाते हैं, संपर्क में लाते हैं, टच कराते हैं, तो होता क्या है कि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक मात्रा में थे, बहुलता में हो गए थे, वो यहाँ से निकल कर बी वाले में चले जाते हैं और बी वाले में आ जाने के कारण इस बी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने से बी में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब क्या करें, ए और बी को अलग कर दें। अलग करने पर हमें ए अलग पदार्थ मिलेगा और बी अलग। ए पर इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज, और बी में इलेक्ट्रॉन आए हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये है प्रेरण के द्वारा, ठीक है। प्रेरण में क्या होता है कि पदार्थ संपर्क में नहीं आता, फिर भी उस पर आवेश आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रेरण के द्वारा। इन प्रयोगों में अगर आप देखें तो जैसे कांच को आप रेशम से देखिए, आप भी देख सकते हैं आप, तो देखेंगे आप कि कांच में धनावेश आया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, निकल गया इसमें। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ठीक है। तो किसी पदार्थ पर धनावेश आने का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। पहले 11 थे, अब कितने हो गए? 10। तो किसी पदार्थ पर धनावेश आने का मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई या प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा। अब तुलनात्मक दृष्टि से देखिए तो 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, आप इलेक्ट्रॉन कम कह लीजिए या प्रोटॉन को ज़्यादा कह लीजिए, बात तो एक ही हुआ। तो ऐसे किसी पदार्थ का धनावेशित का मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई या प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई। रेशम में देखिए तो यहाँ पर ऋणावेशित है। ऋणावेशित होने का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, या ऐसे कहिए कि प्रोटॉन की संख्या कम हो गई। कम किससे? इलेक्ट्रॉन की तुलना में। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर किसी पदार्थ पर धनावेश होने का मतलब है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा प्रोटॉनों की अधिकता ठीक है, तथा ऋणावेश है तो तथा ऋणावेश होने का मतलब है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अथवा कह लीजिए प्रोटॉनों की कमी। ठीक है, इसे यानी इस सिद्धांत को
इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अभी आप इन प्रयोगों से देखने के बाद आपको पता चल गया है कि कोई भी पदार्थ अगर आवेशित हो रहा है तो उसका कारण है या उस कारण जाता है इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफरेबल है, वही ट्रांसफ़र हो सकता है, हो रहा है। प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए प्रोटॉन आप देख रहे हैं नाभिक से नहीं हटता, ठीक है। अब इन्हीं में अगर आप देखें, जैसे हमने कहा कांच को रेशम से रगड़ने पर, ठीक है, कांच को आपने रगड़ा था रेशम से, ठीक है भाई। देखो ये कांच और रेशम आपके पास ये उपलब्ध हो सकते हैं, उपलब्ध हो जाएंगे आसानी से आप देख सकते हैं। नहीं तो आपके पास पेन है और बालों से रगड़िए, कागज़ के टुकड़ों के पास ले आइए, तो देख जैसे आप पेन से को बालों से रगड़ेंगे तो तुरंत ये प्रक्रिया देखने को मिलेगा। आपका ये जो पेन है वो कांच बन जाएगा और बाल आपके रेशम बन जाएंगे, ठीक है। तो पेन से इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाएंगे बाल में, जिससे पेन आपका धनावेशित और बाल ऋणावेशित हो जाते हैं, ठीक है। एक बात समझिए, जब कांच को रेशम से रगड़ा नहीं गया था, ये सिस्टम बनाएंगे पूरे। रगड़ने से पहले देखें तो कांच और रेशम पर कोई आवेश नहीं था, पहले की बात कर रहे हैं हम। रगड़ने से पहले तो कोई आवेश था नहीं था, आवेश जीरो था। रगड़ने के बाद देखिए, इस पर जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, धन आवेश, उतना ही इस पर आएगा ऋणावेश। टोटल कितने हुए? जीरो। क्या आवेश में आवेश आपने वृद्धि कराया क्या? नहीं, नेट चार्ज नहीं आप करा पाए हैं। आप जो है इस निकाय में कुछ धनावेशित कण कह लीजिए या धनावेशित पदार्थ या ऋणावेशित पदार्थ बनाए जरूर हैं, लेकिन कुल चार्ज पहले जीरो था, अभी भी जीरो है। एक और उदाहरण देते हैं, जैसे आप आगे चल कर के नाभिक चैप्टर में पढ़ेंगे बीटा 6 या बीटा डिके कह लीजिए, वहाँ पर मिलेगा आपको वहाँ पर पढ़ोगे आप कि एक न्यूट्रॉन जो है वो टूट कर या बदल कर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बदल जाता है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन, नाभिक का न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। अगर आप देखिए तो चलिए इसको उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 15 फास्फोरस 32, इसमें से एक न्यूट्रॉन बदल जाएगा और बदल कर बना लेता है 16 सल्फर 16 सल्फर 32, ठीक है, और एक बनेगा इलेक्ट्रॉन। आप देखिए इस प्रोटॉन के नाभिक से एक न्यूट्रॉन निकला, मतलब बदल गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, मतलब n, यह n बदला p में और e में। क्या n पर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता है? नहीं होता। प्रोटॉन पर हाँ धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। जितना धनावेश होता है p पर उतना ही होता है e पर ऋणावेश के रूप में। टोटल दोनों मिलकर चार्ज कितना बना लिए? जीरो। टोटल जीरो चार्ज, जीरो था, जीरो है। आप आवेश को नहीं बना पाए हैं। आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बशर्ते सिस्टम में, इस निकाय में आप धनावेशित या ऋणावेशित कण जरूर बना या नष्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो आप कहने का मतलब ये कि कोई भी निकाय हो, उस निकाय में आप धन आवेश या ऋणावेश बना सकते हैं, लेकिन निकाय की कुल आवेश ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है संरक्षित रहेगा। आप इसे लिख सकते हैं, और इस थ्योरी को, इसे आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या है? तो किसी निकाय में आवेशित कण उत्पन्न या नष्ट किया जा सकता है, लेकिन कुल आवेश, निकाय की कुल आवेश, निकाय की कुल आवेश को ना तो
उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसे अर्थात कह लीजिए निकाय की कुल आवेश संरक्षित रहता है। इसे आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ हम मिटा रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लें। ठीक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब भाई देखो, कोई भी पदार्थ है उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है आवेश। ठीक है, जैसे कि बात करें आपका द्रव्यमान है, ठीक है, समय है, वैसे ही आवेश है। तो आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। ठीक है, कूलाम, इसे C से डिनोट करता है। क्लियर? आपने हाई स्कूल में एक फार्मूला पढ़ा है वैद्युत धारा के संदर्भ में। वैद्युत धारा I बराबर होता है Q अपान T, जहाँ Q क्या था? आवेश, और T क्या है? समय। Q क्या था? आवेश, तथा T समय था। अगर आप यहाँ देखें तो Q बराबर क्या बनता है? IT। यदि हम आपसे कहें कि I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर तथा T इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो Q बराबर क्या मिलेगा? 1 कूलाम। यहाँ से आप परिभाषा बना सकते हैं कूलाम के लिए, वह एक कूलाम की। क्या? यदि कोई एक ऐसा चालक तार है जिसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि प्रवाहित तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया गया है या प्रवाहित हुआ है। ठीक है, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो चालक तार में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होंगे। ठीक है, यहाँ से 1 कूलाम आवेश को आप परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, अब बात करते हैं आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी आवेशित पदार्थ हो, कोई भी आवेशित पदार्थ हो, उस पर आवेश की सबसे छोटी इकाई मौजूद हो सकती है, रहती है। जैसे हमारे पास रुपयों की बात करें, करेंसी की बात करें, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? 1 रुपया है ना। रुपए की या करेंसी की सबसे छोटी इकाई 1 रुपया है। आप उसे जोड़ करके और बड़ी नोट में बदल सकते हैं। जैसे 100 रुपये है, इसका क्या मतलब है कि आपने 1 रुपये को 100 बार जोड़ा है या 1 रुपये में 100 से गुणा कर दिए, यही मतलब है ना। तो कोई करेंसी की सबसे छोटी इकाई इस समय 1 रुपये है, इस समय की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही कोई भी आवेशित पदार्थ हो, उस पर जो आवेश की सबसे छोटी इकाई है उसे मूल आवेश कहते हैं, उसे मूल आवेश कह सकते हैं। उसे आप परिभाषित भी कर सकते हैं। किसी आवेशित पदार्थ पर आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश की सबसे छोटी इकाई को किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश की सबसे छोटी मात्रा कह लीजिए या इकाई कह लीजिए, सबसे छोटी राशि को मूल आवेश कहते हैं।
सबसे छोटी इकाई को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश इसको ई से डिनोट करते हैं। क्लियर? इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? अब ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ लिखा है किसी आवेशित पदार्थ पर उपस्थित आवेश की सबसे छोटी इकाई। देखिए ये जो मूल आवेश है ये आवेश की सबसे छोटी इकाई नहीं है, इससे छोटे भी आवेश मौजूद हैं जैसे कि क्वार्क कह लीजिए, लेकिन उस पर जो आवेश है वो उस पर 1/3 ई, 2/3 ई, 2/3 ई इस तरह से है। उस पर जो आवेश है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आवेश डिपेंडेंट है, मतलब समझ रहे हैं आप, ये स्वतंत्र है। किसी भी पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होगी वो इसके पूर्ण गुणज में रहती है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि 1 रुपये की बात करें, ये कोई भी करेंसी हो वो 1 रुपये के पूर्ण गुणज में रहेगा। 50 रुपये तो 50, 1 का 50 गुना, 100 रुपये तो 1 का 100 गुना, इसी प्रकार से। तो किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश आप लिख लीजिए, उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आप मूल आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? और इसे आवेश के इस गुण को क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण या परमाणुकता कह लीजिए, परमाणुकता कहते हैं। क्लियर है? थोड़ा यहाँ समझते हैं। यहाँ कहा गया किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। बात समझ रहे होंगे आप। जैसे E सबसे न्यूनतम वैल्यू है, पूर्ण गुणज का मतलब E का पूर्ण गुणा करिए, अभी पूर्ण संख्या से गुणा करिए। जैसे E है 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 5E हो सकता है, 100E हो सकता है, इसी तरह से। लेकिन यहाँ नीचे कहा गया कि मूल आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित का मतलब क्या है? इसको आप दशमलव में या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं बदल सकते। जैसे बात करें तो 0.5E किसी पदार्थ पर इतना आवेश नहीं हो सकता, 0.7E नहीं हो सकता, 2/3E नहीं हो सकता, ठीक है, 7/3E नहीं हो सकता। होगा तो इस पूर्ण गुणज के रूप में रहेगा। उदाहरण के रूप में हमने दिया, जैसे 1 रुपया पूर्ण गुणज में रहेगा। अब 1 रुपये का आधा नहीं चल रहा है इसमें, तो कैसे? उसी प्रकार यहाँ पर आवेश किसी क्वालिटी को क्वांटीकरण कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में बताएं, अगर आपको किसी कोई भी पदार्थ हो गया, उस पदार्थ में से एक मान लो n इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, किसी पदार्थ पर आ गए, तो उस पर आवेश की मात्रा, जैसे ये पदार्थ है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो आवेश कितना होगा? 2E, ठीक है, आवेश 2E के बराबर होगा। यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं कि ये जो मूल आवेश है ये इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर है। बस इलेक्ट्रॉन पर इस मूल आवेश का नेगेटिव फॉर्म में रहता है, नेगेटिव चार्ज रहेगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश
तो माइनस में रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और प्रोटॉन पर इतना ही पॉजिटिव रहेगा, प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अगर आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो निगेटिव चार्ज आएगा, कितने के बराबर, 2e के बराबर। टोटल चार्ज आप क्यों लिख सकते हैं या कैपिटल क्यों कह लीजिए। अगर n इलेक्ट्रॉन आए होंगे तो चार्ज कितना आएगा, n के बराबर, ठीक है। आया है इसलिए निगेटिव चार्ज, गया होगा तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। आइए इसी पर एक सवाल करते हैं। क्लियर। चलिए सवाल है, कोई छड़ है, उस छड़ को किसी पदार्थ से रगड़ा गया तो उस पर चार्ज आता है कुछ। मान लीजिए, लिखिएगा सवाल, क्वेश्चन है पहला, किसी छड़ को रगड़े जाने पर 8 गुणे या 8.0 गुणे 10⁻⁻7 कर लीजिए, इतना कूलाम का आवेश आता है, ठीक है। आवेश आता है तो सवाल ये है, तो ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब ज्ञात कीजिए छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। किसी छड़ को रगड़े जाने पर इतना का आवेश आता है, आप यहाँ नेगेटिव कर लो, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि छड़ पर कितने आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन आए तथा छड़ के द्रव्यमान में कितने की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सॉल्व करिए भाई, करते हैं। चलो, आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी पदार्थ पर n इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस पर चार्ज कितना आएगा, n के बराबर आते हैं इसलिए नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है। आते हैं इसलिए नेगेटिव चार्ज रहेगा। इस आधार पर देखें तो उस छड़ पर कितने चार्ज आए, इतने कूलम नेगेटिव के फॉर्म में। तो आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू -8.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। आप यहाँ से माइनस हटा दें, हटा दीजिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है। तो आपको नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप उस फार्मूले से आएंगे। सूत्र कह लीजिए, सूत्र Q बराबर NE से, Q के स्थान पर रखोगे 8.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम बराबर n। n क्या है, यह इंटीजर है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या समझ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2, 3, 4, आधा तो नहीं आ सकता, 2.5 तो नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ n एक पूर्ण संख्या इंटीजर है। तो n हमें ज्ञात करना है। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको इधर लाएंगे आप तो n बराबर मिलेगा 8.0 इंटू 10⁻⁻7 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप डिवाइड करेंगे, यहाँ मिलेगा 0.2। n बराबर पॉइंट हटाएंगे तो 10/2 हो जाएगा, गुणे 10⁻⁻7 और गुणे 10⁻19। तो मिलेगा n बराबर 5, आप दशमलव में कर लीजिए, 5.0 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये छड़ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। अब कह रहे हैं द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो छड़ के द्रव्यमान में
वृद्धि। मान लो भाई स्मॉल m की वृद्धि हुई, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए, इतने, n का मान इतना है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है उसको लिख लो आप। चलो m ही कर लेते हैं, e मीन्स इलेक्ट्रॉन, m इज मास, तो स्मॉल m बराबर मिलेगा n के स्थान पर 5 × 10⁻12 गुणे me के स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 के आसपास, इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। आप यहाँ रखेंगे तो 9.0 या 1 कर लीजिए, इंटू 10⁻31 गुणा करिए, तो 5 × 5 5 × 9 45, ठीक है, और ठीक है, गुणे 10⁻12 31, कुल मिला के 19 मिलेगा, 19, 9 2 11 1 1 2 3, ठीक। इसे आप 4.55 गुणे 10⁻18 लिख सकते हैं। क्लियर। उसके क्षण के द्रव्यमान में कितने की वृद्धि हो गई, इतना, क्या सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस इतना kg क्षण के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाएगी। मुझे यकीन है कि आपको पूरा आज की वीडियो जो पढ़ाया गया आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए